नमस्कार। आईबीएन ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमति सक्सेना लेके चलती हूँ आपको आज सिविल हॉस्पिटल के जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, प्लस ब्लड बैंक के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी के पास। हमारे दर्शकों के ने बहुत सारे सवाल भेजे थे कोविड और पैथोलॉजी को लेके। काफी लोगों में ये डर भी था कि अगर उनकी जांच होती है तो कहीं कोविड वालों के साथ उनकी जांच रिपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी से ले रहे हैं। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जो कोविड-19 का टेस्ट होता है, कोरोना टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो कैसे, उसके लिए क्या क्या लिया जाता है, कैसे होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कोरोना टेस्ट जो हो रहा है आजकल, इस समय पीसीआर मेथड से हम लोग कर रहे हैं। वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के केजीएमसी में, केजीएमईओ, लोहिया इंस्टीट्यूट और पीजीआई में परफॉर्म हो रहा है, जो लैब बने हुए हैं। इन तीनों के अतिरिक्त में हम लोग का काम पूरे जगहों से कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन करना होता है। सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको 3 लेयर बकेट सिस्टम में करके हम लोग उस लैब तक पहुंचा देते हैं। बाकी काम वो लोग लैब में टेस्ट करते हैं। 5 से 6 घंटे टेस्ट के लिए लगता है। और इसमें जो स्वाब होता है, हम लोग के पास एक स्टिक होता है, उससे गले से और नाक से 2 जगह से स्वाब हम लोग कलेक्ट करते हैं। फिर उसको एक वीटीएम आती है, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट मीडियम, इसमें डाल देते हैं और उसको पैक करके 3 लेयर बकेट सिस्टम में वैक्सीन कैरियर में हम लोग भेजते हैं लैब तक। वहाँ जाकर ये जाँच होती है। जो पैथोलॉजी के अंदर किस टाइप के टेस्टिंग और आपके यहाँ होते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में पैथोलॉजी में किस टाइप से टेस्टिंग होती है? देखिए, पैथोलॉजी में हम लोग के यहाँ जितने सामान्य तरीके से जांच हो सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट, इसकी ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बायोकेमिस्ट्री की जांचें करते हैं। शुगर हुआ, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, प्रोटीन है, एल्बुमिन है, और वायरल मार्कर हैं, हार्मोन से संबंधित थायराइड हुआ, B12 है, विटामिन D3 है, PSA है। इस तरीके के तमाम टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं अपनी लैब में। HbA1c जो होता है, HbA1c जी, ये भी हमारे यहाँ होता है जी। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा होता है कि नॉर्मली हम लोग शुगर कराते हैं। फास्टिंग शुगर होता है, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर होता है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद होता है। ये तो रूटीन का होता है। लेकिन चूंकि जो सेल्स हमारे आरबीसीज में होते हैं, तो 3 महीने पर जब हम HbA1c टेस्ट कराते हैं, तो मान लीजिए आज तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल है, लेकिन पिछले महीने कंट्रोल नहीं रहा, तो HbA1c वो ठीक बात बता देगा कि आपकी कंट्रोल है डायबिटिक या अनकंट्रोल्ड है। इसमें HbA1c फायदा करता है और ये कराते रहना चाहिए, हर 3 महीने पे कराते रहना चाहिए। सर, जो आपने हार्मोनल टेस्ट के बारे में बताया, हार्मोनल टेस्ट के लिए जो जिस बंदे को भी लिखा हो, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है, क्या किस टाइप से वो आए? क्या फास्टिंग होती है, एम्प्टी स्टमक होता है हार्मोनल टेस्ट? नहीं, बहुत सारी जांचें होती हैं जो खाली पेट होती हैं, जिसमें फिजिशियन उनको बता देते हैं कि वो खाली पेट आवे, तो खाली पेट आना चाहिए। और नॉर्मली अधिकतर जांचें खाली पेट नहीं होती हैं, तो उसको वो कभी भी करा सकते हैं। सर, एक बार हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक में क्या अंतर है? डायग्नोस्टिक एक बिग अम्ब्रेला है जी, जिसमें रेडियोलॉजी भी आता है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, MRI है। पैथोलॉजी केवल खून, पेशाब, इसकी जांच में ही हम लोग लिमिटेड रहते हैं, वो पैथोलॉजी है। डायग्नोस्टिक एक बिग अम्ब्रेला है जिसमें पैथोलॉजी भी शामिल हो जाता है। सर, हमारे दर्शकों को इस बारे में भी जानकारी दे दीजिए कि जो थैलेसीमिया की जांचें होती हैं, क्या वो आपके सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? नहीं, थैलेसीमिया की जांच हमारे यहाँ नहीं होती है। ये इस जांच के लिए उत्तर प्रदेश में पीजीआई, एक संजय गांधी पीजीआई को सेंटर बनाया गया है। तो वो थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं वो वहाँ जाके रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्ट्रेशन उनका होता है, और वो वहाँ पे ब्लड साल में 2 बार उनको ब्लड देना पड़ता है, और उसके बाद से महीने में जितनी भी ज़रूरत पड़ती है वो ब्लड लोग पीजीआई में देते हैं। वैसे आजकल लॉकडाउन की स्थिति में पीजीआई में ये काम बंद है, तो हम लोग अपने यहाँ से ब्लड देते हैं उन लोगों को। आवश्यकता अनुसार हम लोग के यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम होता है। सर, हमारे
दर्शक जानना चाहते हैं कि जो कैंसर की जांचें होती हैं वो क्या सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? कैंसर की जांचें हमारे यहाँ अभी केवल हम लोग FNAC करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं। जैसे कोई गांठ होती है उसकी निडल से हम लोग जांच कर लेते हैं, तो प्रिमिटिव एक स्टेज की एक जांच होती है वो हम लोग अभी कर पा रहे हैं। सर, कैंसर की जांच जो व्यक्ति कराता है उसको क्या एम्प्टी स्टमक आना पड़ता है? नहीं, उसके लिए एम्प्टी स्टमक की जरूरत नहीं है, कभी भी आ सकता है। के जो पेशेंट होते हैं सर, कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के, जो आपके यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो टेस्टिंग होती है ट्रॉफ्टी जिसको कहते हैं, जी। इसकी जांच क्या अवेलेबल है? हाँ, ट्रॉफ्टी हम लोग के यहाँ टेस्ट होता है, वो ब्लड के उससे नमूने से ही ट्रॉफ्टी की ट्रॉप आई की जांच होती है। ट्रॉप आई की जांच हो जाती है हम लोग के यहाँ। थोड़ा सा ट्रॉप आई के बारे में सर। ट्रॉप आई एक एंजाइम का टेस्ट होता है। जैसे जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं वो सबसे पहले वो एंजाइम बढ़ जाता है, तो उस एंजाइम से हम लोग ये पता चल सकता है कि हार्ट की क्या पोजीशन है, इसलिए ट्रॉप आई की जांच जरूरी होती है। सर, ये इसकी रिपोर्ट कितने घंटे में आती है? इसकी रिपोर्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 2 घंटे में से 3 घंटे के अंदर आ जाए। अगर कोई की ट्रॉप आई जो है डिस्टर्बिंग है तो उसको क्या करना पड़ता है? नहीं, उसके बाद से उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और करेंगे कि ट्रॉप आई अगर एबनॉर्मल है तो बाद में कार्डियोलॉजिस्ट उसको देखेंगे और कार्डियोलॉजी वाले उसको बताएंगे और क्या क्या करना है। जैसे उसको TMT करना है, स्ट्रेस टेस्ट करना है या फिर एंजियोग्राफी करना है, ये सब कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे उसको कि क्या करना है। अच्छा सर, आपने जैसे अभी हमें बताया TMT, क्या इसकी जांच हमारे सिविल में नहीं है? सिविल हॉस्पिटल में इस वर्तमान में TMT की जांच उपलब्ध नहीं है। ये केवल लोहिया संस्थान और PGI और लारी में KGMC में है। हाँ, इको हमारे यहाँ है, इको कार्डियोलॉजी हमारे यहाँ है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है हमारे यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ, वो उसकी जांच नियमित करते हैं। इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, तो आपने भी जैसा बताया कि ब्लड बैंक में ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, तो कई लोग ये ब्लड देना तो चाहते हैं लेकिन डर के मारे, जो एक कोरोना पीरियड का डर है उसकी वजह से वो हॉस्पिटल आने से बच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ये है कि इस समय तो हमारा ब्लड बैंक जो है वो एकदम से खाली हो चुका है, बहुत कम इसमें ब्लड है। तो सभी से अनुरोध है कि वो लोग 2-2, 3-3 करके आवें, ब्लड बैंक में ब्लड दें। यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है। आप अगर मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइज़र हम लोग देते ही हैं, हैंड वॉश कराते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, इमरजेंसी से ना आवें, हमारे दूसरे रास्ते से आवें, और ऊपर ब्लड बैंक है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ आकर सभी लोगों से अपील है कि जितना आप लोग ब्लड इस समय देंगे वो ज़्यादा कारगर हो रहा है। और बाकी हम लोग के लिए कोई गाइडलाइन आ जाती है कि बाहर भी कैंप लगाने के लिए गाइडलाइन, तो उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे और इस तरीके से कैंप लगा के ब्लड की कमी पूरी करेंगे। सर, जैसे ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है, खैर इस समय लॉकडाउन के समय कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि एक्सीडेंट्स भी कम हो रहे हैं क्योंकि व्हीकल चल नहीं रहे हैं और काफ़ी चीज़ों में कमी आई है, पोल्यूशन में भी कमी आई है। इसको देखते हुए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निगेटिव ब्लड बैंक, निगेटिव ग्रुप वाले हैं, जिनका जो निगेटिव फैक्टर के, जिनका RH निगेटिव है, वो व्यक्ति क्या करें? नहीं, इस समय तो सारे ही ग्रुप कम हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। हमारा अनुरोध है कि निगेटिव ब्लड ग्रुप वालों से हमेशा हम कहते रहते हैं, अपने यहाँ जब लोग आते हैं ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। निगेटिव ब्लड ग्रुप जो ग्रुप है, ए निगेटिव है, ए निगेटिव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, 10-15 लोगों का, 20 लोगों का एक ग्रुप बना लें, ढूंढकर ब्लड बैंक से संपर्क करके, और वो लोग आपस में जुड़े रहें। जिसको भी ज़रूरत पड़े तो इसमें मुक्त कंठ से आकर ब्लड डोनेट करें और इससे कमी पूरी हो पाएगी। बिना इसको एक दूसरे से मिलकर काम करके ही रक्त की कमी को पूरी की जा सकती है। ओ पॉजिटिव लोग कहते हैं इसको, ये यूनिवर्सल डोनर है। ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा होता है कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि सभी को दिया जा सकता है। लेकिन ये केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि हम ऐसा करते नहीं हैं। नॉर्मली हम सभी को, जब तक कि उसकी जान पे ना बात आ जाए, तब तक वही ग्रुप हम देते हैं, क्योंकि केवल ग्रुप ही नहीं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो टेस्टिंग में होते हैं और ट्रांसफ्यूजन के दौरान वो
मरीज को घातक परिणाम दे सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं कि ओ पॉजिटिव ग्रुप किसी को दें, जो ग्रुप रहता है उसी का ग्रुप का मैच करके हम लोग देते हैं। ये केवल एक मिथ है कि नहीं, मिथ नहीं है, वो यूनिवर्सल डोनर है इसलिए कि उसमें एंटीजन नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं देते हैं। जब जान पे कोई बात आ जाए, ऐसे सीवियर एक्सीडेंट हो गया कि हमारे पास है नहीं तो उसके ग्रुप का, तो हम लोग उस समय दे सकते हैं। पैथोलॉजी में जो टेस्टिंग इस समय कोविड-19 के पीरियड में चल रही है, उसमें कैसे अपने आप को जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो वर्कर भी होते हैं, वो कैसे अपने आप को सेफ रख रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वैश्विक महामारी हमारे देश में आई है और पिछले 3 महीने से मार्च के बीते बीते शुरू हो गया था इसका प्रभाव, और इसमें सबसे पहले हमारा जो टेक्नीशियन है पैथोलॉजी का, सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारा टेक्नीशियन फ्रंट लाइन का था, सबसे पहले वही जो है इसको टेस्ट करते हैं। और इसको बचाने के लिए हमारे पास सरकार ने पीपीई किट दिया हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो किट है N95 मास्क है, एक फेस शील्ड होता है जो पूरा ढका रहता है, मतलब वो पूरा ही एक तरह से आवरण, एक प्रोटेक्टिव आवरण बन जाता है। उसको लेकर और फिर हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से तो सुरक्षित रहता है। और अभी तक हमारे यहाँ करीब 1000 तक हम लोग टेस्ट कर डाले हैं और बहुत अच्छे से हमारे टेक्नीशियंस ने इसमें सहयोग किया है। सर, जैसे आपने बताया विटामिन डी के जो टेस्ट हैं, क्या इस टाइप के टेस्टों के लिए मरीजों से पैसे भी लिए? नहीं, हमारे यहाँ पूर्ण रूप से निःशुल्क है सुविधा। कोई भी जांच होती है, जितनी जांचें होती हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा किसी से नहीं लिया जाता है जी। डॉक्टर साहब, स्टूल की जांच किस तरह से होती है? स्टूल की में नॉर्मली स्टूल हम लोग एक डिब्बी में थोड़ा सा चने के दाने के बराबर मंगवाते हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के हम लोग उसको लिक्विफिकेशन करते हैं और उसके बाद से उसको स्लाइड से देखते हैं माइक्रोस्कोप में, और उसके बाद देखते हैं उसमें ओवासिस्ट कितने हैं, और साथ में ऑकल्ट ब्लड के लिए भी देखा जाता है कि ऑकल्ट ब्लड है कि नहीं, तो उसकी स्ट्रिप आती है और उससे हम लोग देखते हैं, स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। सर, कई बार देखा गया है कि किसी मरीज की एक जांच पॉजिटिव आती है और दूसरी जांच निगेटिव आती है। मान लीजिए किसी ने विडॉल की जांच कराई तो उसमें कोई जांच पॉजिटिव आई और उसके नेक्स्ट डे अगर किसी ने करा ली तो वो जांच निगेटिव आती है। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि इसमें टेस्टिंग गलत है या कि ब्लड के अंदर इतनी जल्दी कोई चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, ब्लड के अंदर ऐसे नहीं। जैसे विडाल का आपने उदाहरण दिया है, तो विडाल अगर आज पॉजिटिव है और कल निगेटिव है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है जी। ये फॉल्ट होगा, इसको फिर से रिपीट करना चाहिए, किसी अच्छे लैब में इसको रिपीट कराना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि आज पॉजिटिव हुआ कल निगेटिव हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो कोरोना में इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है, तो आपने भी जैसा बताया कि ब्लड बैंक में ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, तो कई लोग ये ब्लड देना तो चाहते हैं लेकिन डर के मारे, जो एक कोरोना पीरियड का डर है उसकी वजह से वो हॉस्पिटल आने से बच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, ये है कि इस समय तो हमारा ब्लड बैंक जो है वो एकदम से खाली हो चुका है, बहुत कम इसमें ब्लड है। तो सभी से अनुरोध है कि वो लोग 2-2, 3-3 करके आवें, ब्लड बैंक में ब्लड दें। यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है। आप अगर मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइज़र हम लोग देते ही हैं, हैंड वॉश कराते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, इमरजेंसी से ना आवें, हमारे दूसरे रास्ते से आवें, और ऊपर ब्लड बैंक है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ आकर सभी लोगों से अपील है कि जितना आप लोग ब्लड इस समय देंगे वो ज़्यादा कारगर हो रहा है। और बाकी हम लोग के लिए कोई गाइडलाइन आ जाती है कि बाहर भी कैंप लगाने के लिए गाइडलाइन, तो उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे और इस तरीके से कैंप लगा के ब्लड की कमी पूरी करेंगे। सर, जैसे ब्लड बैंक की ज़रूरत होती है, खैर इस समय लॉकडाउन के समय कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि एक्सीडेंट्स भी कम हो रहे हैं क्योंकि व्हीकल चल नहीं रहे हैं, और काफ़ी चीज़ों में कमी आई है, पोल्यूशन में भी कमी आई है। इसको देखते हुए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो निगेटिव ब्लड बैंक, निगेटिव ग्रुप वाले हैं, जिनका जो निगेटिव फैक्टर के, जिनका RH निगेटिव है, वो व्यक्ति क्या करें? नहीं, इस समय तो सारे ही ग्रुप कम हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो।
हमारा अनुरोध है कि निगेटिव ब्लड ग्रुप वालों से हमेशा हम कहते रहते हैं अपने यहाँ जब लोग आते हैं कि ये एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। निगेटिव ब्लड ग्रुप जो ग्रुप है ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, 10-15 लोगों का 20 लोगों का एक ग्रुप बना लें, दौड़कर ब्लड बैंक से संपर्क करके, और वो लोग आपस में जुड़े रहें। जिसको भी ज़रूरत पड़े तो इसमें मुक्त कंठ से आकर ब्लड डोनेट करें और इससे कमी पूरी हो पाएगी। बिना इसको एक दूसरे से मिलकर काम करके ही रक्त की कमी को पूरी की जा सकती है। सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति इस समय आ जाता है और आपके पास ब्लड नहीं है तो क्या इंटर हॉस्पिटल्स भी आपको मदद करते हैं? हम लोग बातचीत करके, जैसे बलरामपुर हॉस्पिटल है, केजीएमसी है, उनसे केजीएमयू से बात करके हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ ग्रुप आया हुआ है, क्या आपके यहाँ उपलब्ध है, तो वो फिर वो लोग दे देते हैं उनको। तो इस तरीके से काम, अगर हमारे यहाँ है, जैसे कुछ ग्रुप हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, अगर उनके पास नहीं है तो हमसे बात करते हैं, हम लोग आपस में बातचीत करके उनको दिलवाने का। जैसा अभी आपने बताया सर कि सिविल हॉस्पिटल में ब्लड ग्रुप वाले जो भी ब्लड है वो फ्री ऑफ कास्ट होता है, बट केजीएमयू में ब्लड को का पैसा देना पड़ता है, एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं, वो तो केजीएमयू के नियम से ही चलेंगे। हम लोग जैसे बलरामपुर का नियम वही है जो सिविल हॉस्पिटल का नियम है। तो अगर बलरामपुर में पहली प्राथमिकता होती है कि बलरामपुर में मिल जाए, अगर बलरामपुर में नहीं मिलता तो केजीएमयू जाते हैं और फिर केजीएमयू की जो है प्रोसेसिंग फी है उसके हिसाब से वो लोग ब्लड देते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, ओ पॉजिटिव लोग कहते हैं इसको, ये यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा होता है कि ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि सभी को दिया जा सकता है। लेकिन ये केवल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि हम ऐसा करते नहीं हैं। नॉर्मली हम सभी को, जब तक कि उसकी जान पे ना बात आ जाए तब तक वही ग्रुप हम देते हैं, क्योंकि केवल ग्रुप ही नहीं, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो टेस्टिंग में होते हैं और ट्रांसफ्यूजन के दौरान वो मरीज को घातक परिणाम दे सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं कि ओ पॉजिटिव ग्रुप किसी को दें, जो ग्रुप रहता है उसी का ग्रुप का मैच करके हम लोग देते हैं। ये केवल एक मिथ है कि नहीं, मिथ नहीं है, वो यूनिवर्सल डोनर है इसलिए कि उसमें एंटीजन नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं देते हैं। जब जान पे कोई बात आ जाए, ऐसे सीवियर एक्सीडेंट हो गया कि हमारे पास है नहीं तो उसके ग्रुप का, तो हम लोग उस समय दे सकते हैं। सर गर्मी का सीजन आ रहा है और गर्मी पहले के उस देखते हुए इस बार तो गर्म थोड़ा कम पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि गर्मी सीज़न जो होता है वो अपने साथ बीमारियों को लेके आता है, जिसमें जॉइंडिस है और भी काफ़ी सारी, कॉलरा है, जॉइंडिस है, डिहाइड्रेशन है। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताइए, अगर उनको लगता है कि वीकनेस आ रही है या जॉइंडिस के लक्षण होते हैं तो कौन सा टेस्ट कराएं? देखिए, जैसा आपने पूछा है कि जॉन्डिस का कारण, तो पीलिया जो होती है जॉन्डिस, ये बेसिकली दूषित पानी पीने से हो रहा है। बाहर के सड़े गले कटे फल खाने से या इस तरीके के अधपके चीज़ खाने से ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पेट की बीमारियाँ। चूँकि लॉकडाउन का एक फ़ायदा ये है कि इस समय लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो ये अभी हमारे अस्पताल में भी इसकी संख्या कम आ रही है। लोग जो है इसमें ऐसे नहीं आ रहे हैं जैसे अब पिछले साल तक आते रहे, क्योंकि इसमें सब लोग घर में बैठे हुए हैं और चूंकि कहा गया है कि गुनगुना पानी पीजिए, घर का पानी पी रहे हैं सब लोग और पका हुआ खा रहे हैं घर का। तो एक लॉकडाउन का ये फायदा भी दिख रहा है कि लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। सर जॉन्डिस के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराएं? जॉन्डिस में अगर हो जाता है तो हमारे यहाँ LFT एक जांच होती है, लीवर फंक्शन टेस्ट, और एक यूरिन की जांच, इसकी जांच होती है और उससे पता चल जाता है कि जॉन्डिस है कि नहीं है। सर अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है जी, डिहाइड्रेशन में तो ऐसा सच नहीं ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही जांच डिहाइड्रेशन बढ़ के कॉलरा में आ जाती है तब वो व्यक्ति क्या जांच कराए? नहीं, डिहाइड्रेशन में अब चूंकि अगर पानी पीते रह रहे हैं, नमक पानी का घोल लेते रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने पाएगा। कॉलरा एक अलग तरीके की बीमारी है, कॉलरा की वजह से डिहाइड्रेशन होता है और अब वो कॉलरा इस तरीके से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन में अगर वो ORS का पानी पिए, ORS का घोल पिए और शिकंजी पिए, इस तरीके की चीज़ें अगर ज़्यादा सेवन करें तो उसका दूर हो जाएगा। और अस्पताल आने के बाद से फिर फ्लूइड हम लोग ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से ट्रीट हो जाता है। कोविड-19 इसको इस तरीके से समझें कि हमारे देश में हम लोग 100 साल पहले भी 1918 के लगभग में एक स्पेनिश फ्लू से हम लोग का देश ग्रसित हुआ था।
लगभग 100 साल हो गए हैं। और उस समय तो हमारा देश उस समय गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी में हम लोग थे, और बहुत ही हम लोगों की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी। कई बार अकाल पड़ा था। 1900 से ही शुरू करें तो अकाल 3-4 अकाल पड़ते करते 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद से हमारा देश एकदम कंगाल हो चुका था। हमारे यहाँ भूखमरी थी, अकाल पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से लोग इतने कमज़ोर हो गए थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी कम थी कि जब स्पेनिश फ्लू आया, उन्हीं विश्व युद्ध के सैनिकों के द्वारा आया, जब वो विदेश से यहाँ आए, तो अचानक हमारे यहाँ ट्रेनों में जब लोग ट्रेन में भर भर के जाते थे तो 300 के लोग गए और 3/4 लोग बीमार हो जाते थे। और उससे बहुत ही लगभग कहा यह जाता है कि 1 करोड़ लोग 2 साल में मारे गए भारत से। और हम लोग की जनसंख्या जो 1911 में जनगणना हुई थी और 1921 में जनगणना हुई, ये पहला 10 साल का समय था। हम लोग जब से जनसंख्या कर रहे हैं तब से वो बढ़ी नहीं थी जनसंख्या, इतने लोग यहाँ काल कवलित हुए। याद आता है हमारे यहाँ निराला जी की उसमें आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि डालमऊ के उसमें गंगा घाट पर बैठे थे और गंगा जी में लाशें बह रही थी। वहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू किया है। और इस समय जब हम कोविड में आए हैं तो यही हालत संसार के बहुत विकसित देशों में दिख रही है, लेकिन हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। चूँकि सही टाइम पे लॉकडाउन हुआ, हम लोगों में थोड़ी सी अधैर्यता हम लोगों ने दिखाई, उतने धैर्य हम लोग नहीं दिखा पाए कि जिससे लॉकडाउन में पूरा 100% पालन हो जाता तो हम लोग और अच्छी स्थिति में रहते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हुआ है ठीक है, अभी हम लोग 90-91 हज़ार के लगभग में हैं। और अभी भी लॉकडाउन के हिसाब से अगर चलें और सोशल डिस्टेंसिंग को माने, जो गाइडलाइन सरकार ने कहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धुलते रहें, अगर इस तरीके से करते जाएंगे तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा। तो अगर हम लोग फॉलो करते हैं नियमों को तो बचे रह जाएंगे और देश की उन्नति में ये हमारे लिए एक अवसर भी लेके आया है। इतनी गंभीर बीमारी अवसर के रूप में परिवर्तित करेंगे, हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत मजबूत हो जाएगा इसी बहाने, तो अच्छी बात हो जाएगी इससे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी, जो कि सिविल हॉस्पिटल में पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी हैं और इसके साथ साथ ब्लड बैंक के भी एचओडी हैं। इनसे आज हमने बहुत सारे हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब इन्होंने हमें दिया। साथ ही इन्होंने हमें कोविड के साथ कैसे अपनी जिंदगी को चलाएं वो भी बताया। इसके साथ साथ इन्होंने हाथ धोने का जो तरीका बताया है सुमन 5 करके, वो बहुत सही तरीका है। अगर हमारे दर्शक उसको पूरी तरीके से अपनाते हैं तो कोविड क्या, कोरोना क्या, कोई भी बीमारी हमारे आसपास नहीं भटक सकती है। इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि लॉकडाउन 4th शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ी सावधानियां तो कम हैं, लेकिन आप सावधानियों से रहेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर ना जाके ना खाना खाना है, ना बाहर की चीज़ों को यूज़ करना है, तो आप भी कोरोना से बचे रहेंगे। याद रखिए, हमें कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। तो इसी के साथ कल फिर हम आपके साथ एक नई ओपीडी में एक नए डॉक्टर और एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहिए IBN भारत।